अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो इश्क बेज़ुबान पार्ट 7। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। राधिका की खून खौल उठती है जब वो ये सुनती है कि माया किस तरीके से मिसेस बर्दन को सुनाया है, बदतमीज़ी से बात करी है। जैसे तैसे अक्षु जाती है क्योंकि अक्षु को पता है राधिका भी बहुत गुस्से वाली है। वो पहुंच जाएगी माया के पास और ये सही नहीं है। बहुत देर से समझाने के बाद आखिरकार राधिका थोड़ी शांत होती है, लेकिन वो गुस्से में थी अभी भी और ये बोलती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं। बात जब तक मेरी ओर थी ठीक है, पापा से भी थोड़ी बहुत बदतमीजी से बात कर ली थी ठीक है, लेकिन अब तो हद पार कर दी इस माया मल्होत्रा ने। अगर इसका जवाब मैं माया मल्होत्रा को नहीं देना तो मेरा नाम भी राधिका वर्धन नहीं। अक्षु एकदम से उसकी हाथ पकड़ दिया। हाँ ठीक है ना बाबा, देख अपनी इस गुस्से को ना संभाल के रख। इस गुस्से को इस्तेमाल करके ही माया मल्होत्रा को तू जवाब दे देना। तुझे जो करनी है तू कर देना, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं करना है। शांत हो जा। थोड़ी बहुत बातचीत होती है और आखिर में अक्षु को घर जानी थी तो वो बोल के घर चली जाती है, लेकिन फिर भी राधिका बेचैन हो जाती है। उसे बदला तो लेनी ही थी हर हाल में, लेकिन कैसे? क्या ये मुमकिन थी? माया मल्होत्रा कोई आम इंसान थी ही नहीं। उससे पंगा लेना भारी तो है, आसान भी नहीं होगी, पर कैसे करेगी यही राधिका सोच रही थी। तभी उसके पापा के कॉल आते हैं। वो फ़ोन रिसीव करती है, बोलती कि हाँ हाँ पापा। बेटा तुम ठीक हो? हाँ पापा मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं तो ठीक हूँ बेटा। क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ थोड़ी? नहीं पापा मैं ठीक हूँ, वो सो रही थी ना तो। पक्का बेटा? हाँ हाँ पक्का। बेटा वो आज तुम रेडियो पे जा रहे हो तो क्या मैं तुम्हें देखे आऊँ? तभी राधिका हंसते बोलती कि पापा ऐसी भी कोई बड़ी बात हुई नहीं है कि आपको मुझे वहाँ पे देके आने की ज़रूरत है। मैं अकेले जा सकती हूँ, वरना इकबाल है उसको बोलूँगी तो वो खुद दे के आएगा। आप परेशान मत होइए मेरी वजह से। ठीक है बेटा, और तुम्हारी मम्मी से कोई बात हुई क्या? राधिका थोड़ी चुप हो जाती है उसके पापा की बात सुन के। तभी उसके पापा बोलते कि मैंने एक बार कॉल करा था तुम्हारी मम्मी को, उसने फ़ोन उठाया नहीं। आई होप वो ठीक होगी। तभी राधिका बोलती है कि पापा एक बार और ट्राई करके देखिए, शायद इस बार वो उठा ले। हाँ मैं देखता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और ये बोल के जैसे ही वो कॉल कट करेंगे तभी राधिका बोलती है कि पापा एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ बेटा पूछो ना। आप मम्मी से बहुत प्यार करते हो ना आज भी? ये बात सुनते ही राधिका के पापा थोड़ी सी हंस पड़ते हैं। बेटा शी इज़ माई वाइफ। हाँ वो थोड़ी बहुत अपने मुंह से जहर उगलती रहती है हर वक्त, बट यकीन मानो दिल की बहुत साफ है। और ये बोलते हुए वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। राधिका मतलब बहुत अच्छी से समझती है इसका। हालांकि उसकी और उसकी मॉम की ज़्यादा बनती नहीं है। बचपन में जब जब उसे अपनी मॉम की ज़रूरत पड़ी वो थे नहीं, तो उसका एक अलग ही बोल सकते हैं गुस्सा थी अपनी मम्मी के लिए। लेकिन वो गुस्सा कभी इस हद तक नहीं हो सकती कि कोई आके उसकी मम्मी की एकदम से ऐसे डिसरिस्पेक्ट करे और वो बर्दाश्त कर ले। नहीं, ये कतई नहीं। और माया की यही चीज़ें उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा दिला देते हैं। अब वो बस सोच रही थी कि माया को मुंह तोड़ जवाब कैसे दिए जाए। यही सोचते सोचते थोड़ी बहुत वक्त बीत जाता है। वो बस सोच ही रही थी कि अचानक उसकी फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल सी जाती है। तब तक ऑलमोस्ट रेडियो में जाने से मतलब आधे घंटे बचे थे। वो तुरंत कॉल लगाती है अक्षु को। अक्षु फ़ोन उठाती है और बोलती कि हेलो, मैं थोड़ी देर में रेडियो स्टेशन के लिए निकलूँगी, तो चलेगी मेरे साथ? हाँ हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तू सच में ठीक है ना? हाँ गुस्सा वगैरह सब ठीक है, तो चलेगी ना मेरे साथ? अब जिस लहजे से राधिका बोल रही थी वो टोन थोड़ी अलग थी, मानो कि उसने कुछ तय कर ली हो। अक्षु बहुत अच्छी से राधिका को समझती थी और वो बोलती है कि राधु कुछ सोची है क्या तूने? हाँ तेरी आवाज़ में ना एक अलग ही जुनून मुझे महसूस हो रही है। क्या हुआ, तू क्या सोच के? तभी एकदम से राधिका बोलती कि चल तू जल्दी आ मुझे लेने के लिए, हम रेडियो स्टेशन पे जाएंगे।
वही होती है। अक्षु जैसी कॉल डिस्कनेक्ट करती है, थोड़ी बहुत वो अपनी चीज़ें ख़त्म करके वो आ जाती है राधिका के घर। राधिका को लेके रेडियो स्टेशन तक पहुंच जाती है और जैसे पहुंचते वहाँ पे आज खुद मैनेजर मौजूद था और वो राधिका को देख के थोड़ी सी वो होते हैं ना तंज काटते हैं। बोला था मैंने कि वो मिस माया मल्होत्रा है, उनसे आज तक कोई पंगा ले नहीं पाया है। तुमको तो मैंने वार्न करा ही था कि देखो वो चीज़ें करने से पहले इशारे से बहुत सारी चीज़ें हो जाते हैं। राधिका इस पर कोई भी जवाब देती नहीं है। तभी अक्षु बोल पड़ती है कि देखिए सर, आपके मुताबिक चीज़ें हो रहे हैं ना, तब ये सब सुनाने का कोई मतलब नहीं है। आ गई ना वो। ये लोग स्टेशन के वहाँ पे चले जाते हैं, जो स्टूडियो के मेन रूम होते हैं जहाँ से वो अपनी प्रोग्राम करती है वहाँ पर। तो दूसरी ओर माया मल्होत्रा की न जाने आज क्या ही थी। जब से मिसेस वर्धन गई है ऑफिस से, तब से माया की थोड़ी बहुत टोन अलग ही थी। सोनल महसूस करती है, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोले। सोनल को लगती है कि शायद माया को गुस्सा आई है क्योंकि मिसेस वर्धन ने जिस तरह से बात करी है और ख़ास करके परवरिश की बात, इससे माया को गुस्सा आई हुई थी और इसीलिए वो ज़्यादा माया के सामने जाती तक नहीं है, बल्कि केवल वही नहीं, ऑफिस के बहुत सारे लोगों को माया के सामने जाने से मना कर दी थी। माया बस फोकसली अपना काम कर रही थी चुप से। इधर जैसे ही 5:30 बजती है, माया एक बार अपनी घड़ी की ओर देखती है और अगले पल वो अपनी कैबिन से निकल जाती है। कैबिन से निकलते हुए वो सोनल की ओर देखती है, उसकी कैबिन के पास। सोनल कुछ कर तो नहीं थी, बस सोच रही थी। तभी माया को देखते ही सोनल खड़ी हो जाती है और बोलती कि मैम कल संडे है। जी जी मैम, मुझे पता है, अगर तुम चाहो तो तुम जा सकती हो जहाँ तुम्हारी मन करे। नहीं मैम, वो मैं घर पे ही रुकूंगी, जैसा तुम्हारी मर्जी। तभी माया आगे जाने लगती है तो एकदम से सोनल बोल पड़ती कि मैम वो मेरी काम तो ख़त्म हो गई, तो क्या मैं आपके साथ घर जा सकती हूँ? माया आगे कुछ नहीं बोलती है, वो बस आगे बढ़ने लगती है। सोनल समझ जाती है कि माया कुछ नहीं कहेगी और वो भी माया के पीछे पीछे जाने लगती है। आने से पहले स्टाफ को कुछ इंस्ट्रक्शन दे चुकी थी वो। इधर माया सीधा आके कार में बैठती है, कार स्टार्ट करती है। बगल में आके सोनल भी बैठी हुई थी। सोनल एकदम शांत थी, कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि माया की रवैया थोड़ी तो डिफरेंट सी लग रही थी और कहीं ना कहीं वो ये भी समझ रही थी कि शायद गुस्से के कारण, क्योंकि माया तो एक्सप्रेशनलेस है ना और एक्सप्रेस भी नहीं करती है अपनी चीज़ों को। तो समझना मुश्किल है कि आखिर ये रवैया चेंज होने के कारण क्या है, गुस्से में या कोई और वजह। लेकिन पूछ भी नहीं सकती है, तो बस अपनी सन्नाटे में रहती है वो और चुप से बस माया की चीज़ों को समझने की कोशिश हर तरीके से कर रही थी। इधर 6 बज चुके थे, माया अपने घर पहुंच चुकी थी और वो शावर भी ले चुकी थी। शावर लेके आते ही बस वो बैठ के कुछ सोच रही थी। जैसे ही वो देखती है 6 बज गई है तो वो साइड में अपना फ़ोन से रेडियो ऑन करती है। रेडियो स्टार्ट होती है और राधिका की प्रोग्राम भी स्टार्ट होती है 6 बजे। तो आज सोनल भी राधिका की प्रोग्राम को सुन रही थी। सोनल को बड़ी दिलचस्पी हो जाती है कि एक रेडियो स्टेशन के लिए मैम ने इतना हल्ला मचा दिया, आखिर क्या है। और वही सारी चीज़ सुनने के लिए वो भी रेडियो ऑन करती है अपने फ़ोन में हेडफोन लगाकर। राधिका बखूबी से अपनी प्रोग्राम स्टार्ट करती है। 10 मिनट तक सब कुछ नॉर्मल थी, लेकिन 10 मिनट के बाद जो माया थी उसकी फेस के एक्सप्रेशन हल्की सी बदल सी जाती है। वो बैठी हुई थी, कुछ बुक पढ़ रही थी, पन्ने पलट रहे थे, लेकिन अचानक उसकी हाथ रुक गई थी, उसकी आंखें हल्की सी बड़ी हो गई थी। थोड़ी सी खड़ी होके वो अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर चुकी थी। तो दूजी और जो सोनल थी नीचे रेडियो सुन रही थी, वो हक्का बुक्का रह चुकी थी। वो एकदम से खड़ी होती है, जल्दी से अपनी फ़ोन से वो हेडफोन हटाती है और भागते हुए आती है माया के कमरे में। पहले तो बोलती कि मैम क्या मैं आ सकती हूँ? माया साइड में देखती है, सोनल एकदम से एंटर करती है। सोनल देखती है कि माया के चेयर के पास ही फ़ोन थी और वहाँ से रेडियो की आवाज़, जिसमें बेहद अच्छी से हमारी राधिका माया मल्होत्रा की कहानी बता रही थी कि कितनी क्रूरता से एक प्राणी, एक पप्पी के साथ उसने इतनी घिनौनी हरकत करने की कोशिश करी अपनी पैसों के आड़ में। अपनी पैसों के आड़ में वो कितनी बुरी तरीके से लोगों से बर्ताव करती है।
ये घमंड की हार में वो क्या क्या कर रही थी, वो बहुत अच्छी से डिस्क्राइब कर रही थी, जिसे सुनते हुए सोनल की होश उड़ चुकी थी। और यही चीज़ बताने के लिए सोनल आई थी और माया बस शांति से सुन रही थी और अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके खड़ी थी। सोनल बोलती कि मैम ये तो कुछ, तभी माया बोलती है कि क्या मैम, ये मिस राधिका जो इनकी मॉम आई थी आज ऑफिस में, ये उन्हीं वही है ना? तो पर मैम ये तो आपके खिलाफ ये सब बोल रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। उससे कोई फ़र्क पड़ती नहीं है, पर मैम आप एक बहुत बड़ी फेमस पर्सन है, आपकी कंपनीज वगैरह में इफेक्ट हो सकता है। तभी माया घूर के देखती है सोनल को और बोलती है, माया मल्होत्रा, ऐसी बेतुकी सी चीज़ें, मेरी चीज़ों को कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। करने दो उसे जो करना है, मैं भी तो देखूं वो क्या क्या कर सकती है। सोनल तो एकदम शॉक्ड हो जाती है। माया को कोई फर्क नहीं पड़ रही है, माया के खिलाफ इतनी बातें कर रही थी राधिका। एक्चुअली यही तो थी राधिका की चाल। कहते हैं ना, जहर से जहर को काटे जाते हैं अक्सर। तो उसने यही सोची कि ठीक है, तुमने अगर मुझसे 2 महीने की ज़बरदस्ती चीज़ें करवा ही रही हो तो वही चीज़ों से तुम्हें बदनाम भी करूँगी। और दूसरी ओर स्टूडियो पर सबके फटे पड़े थे, क्योंकि सब लाइव चल रहे थे। बहुत सारे लोग ऑलरेडी लाइव सुन रहे थे, सबके पास जाते, और बहुत हद तक माया मल्होत्रा के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो सब थोड़ी थोड़ी अब चीज़ों को सीरियस लेने लगते हैं। उधर मैनेजर वो चला गया था, लेकिन जैसे उनके पास ये खबर गए वो भाग के आते हैं और बोलते कि तुम पागल हो गई हो राधिका। राधिका अपनी प्रोग्राम आधे से थोड़ी बहुत पॉज कर देती है जब वो सारी चीज़ कह रही थी। वहाँ पे 5 मिनट के एक ब्रेक लिए जाते हैं और उसी ब्रेक में मैनेजर और राधिका की बात होती है। राधिका बोलती कि मैंने क्या किया सर? तुम्हें पता भी है तुम किसके खिलाफ ये सारी चीज़ बोल रहे हो? सर प्लीज़, कल से तो मैं लगभग 1000 बार माया मल्होत्रा की नाम सुन चुकी हूँ और सच में सर, आई रियली हेट दिस नाम। मुझे इस नाम से भी नफरत है और अब ना इस नाम को दोबारा सुनने की कोई भी इच्छा नहीं है। बेहतर होगी कि आप भी मेरे सामने उस लड़की के नाम तो ना ही लीजिए, फिर चाहे वो इस दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती भी क्यों ना हो। आई डोंट केयर वो जो क्यों भी है। बात 2 महीने की थी ना सर, तो मैं 2 महीने की तक आपके यहाँ पे हूँ और मेरे हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर बात ऐसी है तो है, वरना आप सोचो। मैनेजर अलग ही दुविधा में पड़ चुके थे कि ये क्या है, ये तो कुछ और ही हो रहा है। तभी मैनेजर थोड़ी सी वार्न करता है कि देखो राधिका, वो बहुत बड़ी बिजनेसमैन है। तभी राधिका बोलती कि सर आप जोश में बात कर रहे हैं, वो बिजनेसमैन नहीं बिजनेस वुमेन है। तो मैनेजर थोड़ी चुप हो जाता है। अक्षु को हंसी आ रही थी। हाँ ठीक है थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाता है। और राधिका, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? तुम्हारी जिद के कारण पता है आगे क्या क्या हो सकता है? तुम्हें थोड़ी सी भी अंदाजा है? तुम्हें पता भी है अगला कदम माया मैम क्या उठाएंगे, क्या कर सकते हो? राधिका भी बड़ी एटीट्यूड के साथ जवाब देती है, देखिए सर, मेरे साथ जो हुआ है कम से कम मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर तो कर ही सकती हूँ। उस चीज़ से मुझे कोई भी नहीं रोक सकती है, ना आप और ना ही आपकी हो मिस माया मल्होत्रा। तो आइंदे से ना मेरे सामने उनकी जिक्र करने से सोच लीजिएगा, वरना मैं यहाँ से जाऊंगी तो मुझे लाने के लिए हो सकता है कि आपकी हालत भी खराब हो जाए। तो सर, मुझसे पंगा लेने की कोशिश भी मत करिएगा और ना ही रोकने की। मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दीजिए। बाकी मिस माया मल्होत्रा की बात तो देखते हैं, वो मेरी क्या ही बिगाड़ सकती है। उनको जो करनी थी वो कर चुकी है। अक्षु राधिका की चीज सोच के थोड़ी सी शौक होती कि उसने ऐसे दिमाग लगाई। और उधर जो सोनल है उसको थोड़ी सी अलग सी परेशानी हो जाती है, क्योंकि माया मल्होत्रा बहुत बड़ी हस्ती थी, तो मीडिया वालों के पास तो एक मौका हो जाएंगे ना। तो बस उसी चीज़ के बारे में सोच के वो माया से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन माया को इन सारी चीज़ों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ती थी।
वो सोनल को स्ट्रेट बोल देती है, देखो करने दो उसे जो करना है, इस चीज़ से मुझे कोई इफेक्ट होगी नहीं, सो तुम अपना काम करो जाके। सोनल वहाँ से चुप से चली आती है, लेकिन सोनल को पता थी कि नहीं, मीडिया वाले एक दिमाग की तरह होते हैं, अगर पीछे पड़ जाए ना तो ख़त्म करने से ये बाज नहीं आते। सोनल अपने हिसाब से काम करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं माया की सारी चीज़ों को हैंडल करना उसकी जिम्मेदारी है, और वही सोच के वो किसी से कॉल पे बात करती है, और जो शक उसे थी बिल्कुल वैसी ही होती है। जैसे ही रेडियो की चीज़ें थोड़ी बहुत बाहर आती है, वैसे ही तुरंत कुछ मीडिया वाले इस टॉपिक को पकड़ लेते हैं और अच्छे अच्छे न्यूज़ बनाने लगते हैं। सोनल को जैसी इस बात की कंफर्मेशन होती है, वो तुरंत घर से निकलती है और जाती है उसी स्टूडियो पर, क्योंकि उसे पता थी कि 8 बजे तक तो वो प्रोग्राम कंटिन्यू होगी। इधर 5 मिनट की ब्रेक खत्म होते ही राधिका फिर से अपनी आसन ग्रहण करती है और फिर से वही बोल माया के खिलाफ बोलने लगती है। थोड़ी बहुत जितनी इंसिडेंट्स हुई थी कुछ हद तक बोल के वो अपनी बाकी प्रोग्राम स्टार्ट करती है। तब तक सोनल पहुंच चुकी थी। इधर वहाँ के सारे स्टाफ थोड़ी बहुत गंभीर सिचुएशन में थे, डर का माहौल तो थे ही कि न जाने आगे क्या ही होने वाले हैं। सोनल को देखते ही कुछ लोग पहचान जाते हैं, क्योंकि अब तो माया के बारे में थोड़ी बहुत सबको कुछ न कुछ खबर हो ही गए थे। इधर सोनल जाते ही वो पूछती है, मिस राधिका कहाँ है, उससे बात करनी है। तो प्रोग्राम कंटिन्यू चलते हैं, उस वक्त वो बात तो कर नहीं सकती है, उसे और भी लगभग 20 मिनट इंतज़ार करने पड़ेंगे। सोनल इंतज़ार भी करती है, और जैसे ही वो प्रोग्राम ख़त्म होती है, राधिका और अक्षु उस कमरे से निकलती है। सामने देखती है सोनल खड़ी। अक्षु सोनल की ओर दिखती है और राधिका की साइड में जाके बोलती कि लो आ गई, अब तूने जो करी है उसका असर होने लगी है शायद। तभी राधिका हंसती हुई बोलती कि लाजमी बात है, इसका सबूत तो ये मैडम ही है। ये दोनों आते हैं, तभी सोनल एकदम से खड़ी होते बोलती कि हेलो मैम। राधिका बोलती कि हेलो, आप मेरे पास क्यों? वो बात आप बहुत अच्छी से जानती हैं मैम, मुझे शायद दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो करने की कोशिश कर रही है वो सही नहीं है मैम। अच्छा, तो ये बात जाके तुम अपनी मैडम को कहो ना, तुम मुझे क्यों कह रही हो? मैम आप बात को समझने की कोशिश करिए, आप जो करने की कोशिश कर रही है वो सही नहीं है। इस चीज़ से माया मैम को और ज़्यादा गुस्सा आ सकती है। तुम्हारी और तुम्हारी माया मैम, तुम लोग भाड़ में जाओ, मुझे करनी वही है जो मैं करूँगी। मेरी चुप्पी की फ़ायदा उठाई गई है, और हदें तो तब पार हुई जब मेरी मम्मी को भी उस लहजे से इतनी बदतमीजी से बात करी। होती कौन है वो मेरी मम्मी से इस तरह से बात करने की? देखिए मैम, पर्सनल चीज़ों को साइड में रखे ही चीज़ों को करनी चाहिए। अच्छा, तो ये बात जाके अपनी मैडम को समझाओ ना। देखिए मैम, मैं अभी भी आपको कह रही हूँ, तुम देखो अपनी उस मैडम को जाके समझाओ, उसी मैडम को जो इंसानियत के नाम पे थप्पा है थप्पा, जिसके दिल में शायद दिल नहीं हो पत्थर हो, जो इंसान को इंसान नहीं समझती है, पैसों की घमंड में कुछ भी करने के लिए तैयार है। जाके उसको समझाओ। अब बात मेरी और उसकी बीच की है, चाहे तो मुझे रोक के दिखाए। सोनल वहाँ पे कोई सख्ती पेश आती नहीं है, वो बड़ी पोलाइटली राधिका से बात कर रही थी, एक डिस्टेंस पे रह के। उसे पता थी उसकी लिमिट कितनी है, और उसी में वो बात कर रही थी। लेकिन राधिका सुनने के लिए तैयार थी ही नहीं। वो स्टूडियो से बाहर हो जाती है, तो स्टूडियो से बाहर होते ही देखती है सामने इकबाल और ज़ारा। इकबाल इतनी शौक था और बड़ी क्यूरियोसिटी में आंखें एकदम से हक कर लेता है राधिका को। बोलते कि भाई गॉड, मतलब क्या लाइन की पंच मारी राधिका तूने, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। और तुझे पता है, मैं ज़्यादातर रेडियो वगैरह सुनता नहीं हूँ, बस तुझे ही कभी कभार सुन लेता हूँ, लेकिन आज मैं और ज़ारा ने 1 सेकंड के लिए भी रेडियो स्किप नहीं करा, बस तुझे ही सुना। क्या उतारी तूने वो मैडम की, हाय दिल खुश हो गया। ये तो चारों ही आपस में खुश हो रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे एक कार आता है। उस कार में से एक बहुत ही हैंडसम लड़का उतरता है। आंखों में गॉगल पहना हुआ लड़का कार से उतरता है। लगभग 25 कदम दूरी में राधिका अपनी दोस्तों के साथ खड़ी थी।
इकबाल अभी भी एक साइड से राधिका को हक करा हुआ था, तो पीछे ही सोनल अभी भी फ़ोन में लगी हुई थी, किसी से बात कर रही थी और वहाँ के स्टाफ से भी। तभी वो लड़का एकदम से आगे जाता है। आगे जाता ही एकदम से बोलता है, तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम राधिका से दूर रहो। तभी इकबाल थोड़ा सा चौंक जाता है, सामने की ओर देख के, उस शख्स को देख के वो एकदम से पीछे हो जाता है और बोलती कि अरे आप। राधिका भी थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। केवल राधिका नहीं, जारा और अक्षु भी। वो लड़का सीधा आता है राधिका के पास, राधिका के हाथ पकड़ लेता है। राधिका एकदम से बोलती कि नहीं नितिन, तुम यहाँ पे। शॉक हो गए तुम? मुझे लगा कि तुम खुश होगी मुझे देख के। नहीं मतलब मैं खुश हूँ, पर अचानक मम्मी पापा तुम्हारे घर आए हुए हैं। आंटी ने हमें बुलाया है और मुझे आंटी ने ये कही है कि 8 बजे तुम्हारी प्रोग्राम ख़त्म होगी और मैं सावधानी से तुम्हें यहाँ से घर तक लेके जाऊँ। ये बोलते ही वो लड़का इकबाल की ओर देखता है और यू कितनी बार कहा है। तभी इकबाल बोल पड़ता है कि देखिए नितिन भाई, वो हम बस थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे थे और कुछ खुशी की बात था तो वो हो गया है, आगे से नहीं होने चाहिए। जितना हो सके उतना दूर रहो, फिर से ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तभी इकबाल बोल पड़ता है कि जी जी नहीं होगा। तभी अक्षु उस लड़के के पास आता है, बोलती कि हाय कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ और तुम सबका शुक्रिया इसका ध्यान रखने के लिए। अक्षु बोलती है कि जी दोस्त है, हम अपना दोस्त की ध्यान नहीं रखेंगे तो किसके रखेंगे। इसके लिए ना तो मुझे आपकी थैंक यू चाहिए और ना ही इस चीज़ के लिए कोई शुक्रिया अदा। ठीक है, नहीं चाहिए तो मत रखो। तो राधिका हम चले। तभी राधिका अक्षु की ओर दिखती है। अक्षु इशारा में बोल देती कि ठीक है बाद में बात करेंगे, तो चली जाए। राधिका चुप से उस लड़के के साथ कार में आके बैठ जाती है। वो कार आंखों के सामने से ही ओझल सी हो जाती है। तभी इकबाल बोल पड़ता है कि यार ये कहाँ से टपक गया। तभी अक्षु बोलती कि पता नहीं, अब आंटी जाने की आंटी ने इसको क्यों बुलाया है। तभी ज़ारा भी बोलती है कि यार मुझे ना ये लड़का कतई पसंद नहीं है। मतलब इसका एटीट्यूड तो देखो, हमसे किस तरह से बात करता है ये। और जब इसके साथ राधिका की शादी होगी तब तो शायद हम कभी भी राधिका से मिल भी नहीं पाएंगे। अब आते हैं कहानी की एक अलग पड़ाव में। राधिका की एंगेजमेंट पहले से हुई है और उसका जो फियांसे है वो और कोई नहीं, नितिन चक्रवर्ती है, जो एक माने जाने एक बिजनेसमैन का बेटा था। इधर एकदम से वो लोग जैसे निकल जाते, थोड़ी देर में अक्षु, इकबाल, ज़ारा ये लोग भी चले जाते हैं और सोनल वहीं से कुछ बात करके चली जाती है। रास्ते में राधिका जो कार में बैठी हुई थी एकदम शांत थी, दोनों को दरमियान कोई बात नहीं हो रही थी। तभी जो नितिन था वो ड्राइव करते हुआ एकदम से राधिका की हाथ पकड़ता है। क्या हुआ? राधिका एकदम से बोलती कि कुछ नहीं, तुम आओगे, कुछ बताया नहीं। क्यों? मुझे तुम्हारे पास आने से पहले इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है क्या? राधिका मत भूलो, हमारे एंगेजमेंट हुए 6 महीने हो चुके हैं। राधिका भी एकदम से बोलती है कि एंगेजमेंट हुई है, भूलने की बात थोड़ी ना है। मैं बस बोल रही हूँ कि कम से कम मुझे बता तो सकते हैं। अच्छा, तुम्हें अपनी दोस्तों से फुर्सत मिले तब ना। राधिका एकदम से हाथ छोड़ देती है, बोलती कि नितिन प्लीज़, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी दोस्त पसंद नहीं है, बट देखो हमारी इस बारे में बहुत बार बात हुई है। मैं अपनी दोस्तों से दूर नहीं हो सकती, फिर चाहे तुम जो भी कहो वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ठीक है जैसा तुम कहो, लेकिन वो लड़का, उससे दूरी मेंटेन करना। तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। तभी राधिका बोल पड़ती, अब हम इतनी दिन बाद मिलने के बाद बहस करेंगे गाड़ी में बैठ के। नितिन थोड़ा सा हंस पड़ता है और तभी वो पीछे से एक फ्लावर की बुके निकालता है और राधिका के हाथ में दे देती है। राधिका वो लेती है, अच्छे फ्रेश स्मेल आ रहे थे।
बोलती कि अच्छी है, ऑब्वियसली तुम्हारे लिए अच्छी होगी ना, और ख़ास करके बात राधिका की है तो मुझे अच्छा लेके आना ही है। पर ये तो बताओ आंटी अंकल क्यों? पता नहीं, दोपहर को मुझे पापा का कॉल आए थे। उन्होंने कहे कि तुम्हारी मम्मी ने शाम को बुलाए हैं। फिर उन्होंने मुझे कॉल करे थे कि मैं सीधा तुम्हें रिसीव करके घर लेके जाऊँ। बस आगे मुझे कुछ नहीं पता। राधिका बोलती कि ठीक है। अब राधिका सोचने लगती कि न जाने उसकी मम्मी क्या सोच रही है। इधर थोड़ी देर में ये लोग घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही देखती है जैसा कि नितिन ने कहा था, राधिका के घर पे नितिन के मम्मी पापा आए हुए थे। राधिका की मम्मी थी, ऊपर से राधिका के पापा भी एकदम से आ चुके थे। राधिका अपनी मम्मी की ओर देखती है। राधिका की मम्मी राधिका की ओर नहीं देखती है, वो नितिन की मम्मी से बात कर रही थी और राधिका के पापा नितिन के पापा से। तभी राधिका क्या करती है, जाती है नितिन की मम्मी पापा के पैर छूते हैं। तो नितिन की मम्मी राधिका को एकदम से गले लगा लेते हैं। बेटा क्या पैर छूना, सीधा गले लगो ना, हमारी घर की बहू हो, बहुत जल्द तुम्हें घर में ले जाने की तैयारी होने की है। राधिका बात को समझ नहीं पाती है। तभी राधिका की मॉम बोलती है कि एक काम करो, फ्रेश वगैरह होके आ जाओ। राधिका वही करती है, वो कमरे में जाती है, अच्छे से फ्रेश वगैरह होके आती है। और जब वो आती है वो कुछ बात सुन के चौंक जाती है। यहाँ पे राधिका की शादी की बात चल रही थी। राधिका आती है, बोलती कि मम्मी इतनी जल्दी ही क्या है बेटा, ऑलमोस्ट तुम्हारी पढ़ाई थोड़ी हद तक ख़त्म हो ही चुकी है, और अगर आगे तुम्हें पढ़ाई करनी है, अगर नितिन चाहे तो पढ़ा सकता है, लेकिन वो ससुराल में जाके बाकी चीज़ वो खुद देखे। लेकिन अब शायद वक्त आ गई है शादी की चीज़ों को कंप्लीट करना। और जो डेट वो सुनती है वो चौंक जाती है। ठीक 2 महीने के बाद की दूसरी दिन, मतलब आज से ठीक 2 महीने बाद, और उसके दूसरे दिन उसकी शादी की डेट। वो चौंक जाती है और अपनी मम्मी की ओर देखती है और लाचारी भरी नज़रों से अपने पापा की ओर देखते हैं। इस बारे में शायद उसकी पापा के लिए भी करने के लिए कुछ थे नहीं, अलग ही सिचुएशन थे। वो बस शांत थी। थोड़ी बहुत बातचीत वहाँ पे हो रहे थे। नितिन के मम्मी पापा से भी बहुत सारे बातचीत कराए जाते हैं और वो डेट सबको पसंद थे। नितिन के मम्मी पापा को भी कोई दिक्कत थे नहीं, वो लोग हामी भर देते। वो तो बस इतना बोल देते कि भाई साहब हमें तो बस जल्दी है हमारी बहू को हमारे घर में लेने के लिए, तो हम तैयारी में लग जाते हैं, कोई बात नहीं, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। बातचीत वगैरह ख़त्म होता है। वहाँ पर ही डिनर का इंतज़ाम करे थे, डिनर वगैरह करते हैं और आखिर में नितिन वहाँ से चला जाता है अपने परिवार के साथ, और ख़ास करके ये बोल के जाता है राधिका को कि वो इकबाल से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करे। इधर अक्षु थोड़ी बहुत परेशान थी राधिका के लिए कि अचानक नितिन क्या कर रहा है यहाँ पे। जैसे ही सब चले जाते हैं राधिका कॉल करती है अक्षु को, और अक्षु को जैसी चीज़ों के बारे में पता चलती है तो अक्षु थोड़ी पॉज हो जाती है। राधिका बोलती कि क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, अगर आंटी ने तय कर ही लिया है तो क्या कर सकता है। पर मुझे ये समझ नहीं आती मम्मी 2 महीने। तभी अक्षु बोलती कि शायद तेरी वो कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ों के कारण ही वो रुकी हुई है, ये हो सकती है। राधिका अपनी मुट्ठी कंच लेती है। कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार भी वो माया को ठहराती है। तो दूसरी ओर सोनल जैसे ही घर पहुंचती है, माया हॉल में ही बैठी हुई थी, अपनी लाइटर को बस घुमा रही थी। सोनल को देख के माया खड़ी होती है। सोनल थोड़ी शॉक्ड होती है। सोनल स्ट्रेट खड़ी होती है कि मैम कहाँ गई थी? वो मैम स्टूडियो पर। क्यों मैम? अगर ये सारी चीज़ मीडिया वाले पिक कर ले तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोनल कुछ नहीं बोलती है। माया ये बोल के कमरे में चली जाती है। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या होते हैं। ये जो अचानक से चीज़ें सामने आए हैं इसका क्या असर होंगे, तो जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।